असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। 1 फरवरी 2026 तारीख का हिस्सा बन चुका है। अंग्रेजी में कहते हैं हैज़ गॉन टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। बहुत कुछ हुआ है इन 24 घंटों में। खैबर पख्तूनख्वा में जमरोद में जो अमन का जिरगा हुआ, उसकी तफसीलात हमारे सामने हैं। ऐसा लगता है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी ने एक बहुत ही डिफाइंट टोन वहाँ पे इख्तियार की है। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट की तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं। वहाँ की जो फीलिंग थी वो भी मेरे सामने है। बलोचिस्तान के तूल व अर्ज़ में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक 24 घंटे पहले बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे हम एक दहशतगर्द तंजीम समझते हैं, उसने जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं उनकी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर तफसीलात भी हमारे सामने हैं। और पाकिस्तान में, दुनिया भर में, भारत में उसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन रद्द-ए-अमल किया जा रहा है, हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा मज़े लिए जा रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। बहुत से सवालात भी उस हवाले से हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें मिल के देखना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जिस किस्म की फीलिंग है जो जमरोद के जलसे में हमारे सामने आती है, और बलूचिस्तान के अंदर से नफरत की जो फीलिंग हमें नज़र आ रही है अपने लिए, हमारे लिए, वो भी हमारे सामने है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आज का दिन मेरा सुबह से, मैं आज बहुत ही सुबह उठ गया हूँ अमेरिका के हिसाब से, सुबह के 8 बजे से। वहाँ से बहुत ही मेरा मसरूफ़ दिन गुजर रहा है और बड़ा प्रोडक्टिव दिन था। सबसे पहले मैंने कोड पिंक का एक वेबिनार जो है मैंने अटेंड किया, जिसे महलका शमदानी साहिबा ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, उसे उन्होंने मॉडरेट किया। उसमें बरतानिया से डॉक्टर आयशा सदीका ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा एक पाकिस्तानी ओरिजिन एकेडमिक हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट। पहली दफ़ा उनके साथ किसी पैनल में शरीक होने का मौका मिला। जुनैद अहमद साहब, जो अमेरिका और साउथ अफ्रीका के दरमियान में अपने एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क की वजह से होते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त वेबिनार था। उस पर बहुत से इश्यूज़ डिस्कस हुए। पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन है मशरक़ वस्ती की सियासत में, पीस बोर्ड्स में, इसराइल के साथ जो कुर्बतें बढ़ाई जा रही हैं, इसके तमाम नताइज या इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। इसमें से जो तासुरात हैं वो भी मैं इस वीडियो में किसी हद तक शेयर करने की कोशिश करूँगा, आज भी और आने वाले दिनों में भी। इसके फ़ौरन बाद मैंने फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक वर्चुअल जो जलसा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जैसे अली मलिक साहब ने और जनाब उनके साथ जिब्रान इलियास साहब जो हैं वो इसको मॉडरेट कर रहे थे। जिब्रान इलियास साहब शिकागो में थे, अली मलिक साहब दुबई में थे। इस वर्चुअल जलसे में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मुझसे पहले वहाँ पर इमरान रियाज़, आपकी हरदल अज़ीज़ शख्सियत इमरान रियाज़ साहब भी वहाँ पे थे। हमें आपस में बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद साबिर शाकिर साहब जो हैं वो मेरे साथ थे, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। फिर अलीना शेखरी साहिबा ने पाकिस्तान से ज्वाइन किया, सभी काज़मी साहब ने ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया, और बहुत सी वहाँ पे ऐसी डिस्कशन हुई जिसके बहुत से तासुरात, खास करके एक चीज़ बार बार डिस्कस होती रही कि फ़ौज का क्या रोल है। बहुत से लोग ये समझते थे कि फ़ौज पूरी की पूरी जो है वो तमाम चीज़ों के अंदर मुलव्वस है। आखिर क्या वजह है कि 7.5 लाख लोग जो हैं ये कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते। मैं वहाँ एक लोन वॉइस था जिसने बार बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि आप फ़ौज के सिपाही अफसर को ब्लेम नहीं कर सकते। और इमरान खान ने जो कहा था कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, ये बिल्कुल सही है। और हमें देखना है कि स्ट्रक्चर के अंदर किस किस्म के प्रॉब्लम है। मैं इस जुमले के अंदर फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी में मैं एक और जुमला ऐड करना चाहता हूँ, बलूचिस्तान भी मेरा। बलूचिस्तान को भी हमें साथ लेके चलना है और हमें सोचना है कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इस सूरत हाल से कैसे सोल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं और मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लूँ खैबर पख्तूनख्वा में जमरोद के अमन जिरगे की, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने खासे बड़े किस्म के फैसले किए। बहुत ही बोल्ड, बागियाना आप कह सकते हैं, उनकी डिफाइंड किस्म की वहाँ पे टोन थी। और उन्होंने बोल्डली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जो उनके ऊपर मसलसल एक बयानिया ठोका जा रहा है या ठोंसा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल हुकूमत ने वादी तीरा से लोगों को नकल मकानी करने में, अपने घर छोड़ के निकलने पे मजबूर कर दिया। उसको उन्होंने फ्लैटली रद्द कर दिया। लोगों से उन्होंने कहा कि हाथ खड़े होकर बताएं कि क्या आप अपनी मर्जी से निकले थे या आपको निकाला गया या आपको धमका के वहाँ से घरों से नकल मकानी पर मजबूर किया गया। और लोग खड़े हो गए, उन्होंने हाथ खड़े किए, शोर मचा के उन्होंने कहा कि उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था। मेना आफरीदी जो उनके मिनिस्टर हैं, वहाँ पर उन्होंने भी एक पश्तो के अंदर, ये पश्तो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लग गया है जलसों के अंदर, इसकी भी ख़ास किस्म की अहमियत है, इसको जहन में रखना चाहिए। ख़ास करके GHQ के जो प्लानर्स हैं उन्हें इसको सोचना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने ये सवाल रेज़ किया कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब होते हैं, क्या वजह है कि आपको बार बार ये मिलिट्री ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बारहा बताया कि 22 ऑपरेशन इससे पहले हो चुके हैं। अब ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये 23वां बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के अंदर आपको DG ISPR बताते हैं कि अब तक तकरीबन
1 लाख के करीब आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। इससे पहले के जो 22 ऑपरेशन हुए उनके अंदर भी यही है, उन ऑपरेशंस के अंदर भी सैकड़ों हज़ारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए थे। तो क्या वजह है कि आप गुज़िश्ता 26 बरस से मसलसल ऑपरेशन ही करते चले जा रहे हैं, और इसमें तो क्या इनकॉम्पिटेंस है आपकी। अब सीएम आफरीदी जो है उन्होंने ट्वीट किया है उर्दू के अंदर, जिसमें उन्होंने 3 नुक्ते जो हैं अपने सामने रखे हैं इस अमन जिरगा के फैसलों के हवाले से। पहला, उन्होंने कहा कि लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सिबली उनके घरों से डिस्प्लेस किया गया, वफाकी हुकूमत ने किया, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं निकले, और वफाकी हुकूमत को इस हवाले से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। पहला ये पॉइंट। दूसरी बात है कि बंद कमरों के अंदर फैसलों के नतीजे में लोगों को उनके घरों से डिस्प्लेस किया जाता है, और हम बहुत जल्दी, अगर ये सूरत हाल ऐसे ही जारी रहेगी, दूसरा नुक्ता है, तो हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करेंगे। ये वो चीज़ है जो अभी तक सुहेल आफरीदी ने नहीं कही थी जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन जनरल साहिबान ने अपनी नाआकबत अंदेशी से उन्हें इस स्टेज पे, इस धाने के ऊपर लाके उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमन जिरगा के जितने भी फैसले हैं, इन्हें तमाम कबायली अजला के जिरगों के सामने, इन खैबर पख्तूनख्वा के तूल व अर्ज़ में कबायली अजला के जिरगों के सामने रखा जाएगा। इन फैसलों पे उनकी मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद सूबे के अंदर एक कौमी पख्तून जिरगा, वंस अगेन पख्तून जिरगा जो है, उसे इकट्ठा किया जाएगा, और उसमें एक फ़ाइनल फैसला किया जाएगा कि बंद कमरों के अंदर के फैसले हमारी तकदीर और मुकद्दर के हवाले से जो होते हैं, ये हमें कबूल नहीं है, और इस्लामाबाद की रियासत पे जो काबिज़ ताकतें हैं उन्हें ये चीज़ बता दी जाएगी। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, पॉपुलर इलेक्टेड, पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई ताकतों को रियासत के ऊपर काबिज़ ताकतें कह के न सिर्फ बोल रहा है किसी जलसे के अंदर, वो लिख के ये ट्वीट कर रहा है। यानी बातें जो हैं वो यहाँ तक आ गई हैं। ये सिर्फ अब किसी वीलॉगर के या किसी ब्लॉगर के कमेंट नहीं है ट्वीट के ऊपर, ये एक चीज़ जो है आम ज़द अवाम जो है बनती चली जा रही है। काबिज़ ताकतें, यानी इन ताकतों की जो लेजिटिमेसी है, जो अपने आप को बार बार कभी रियासत कहते हैं, कभी हुकूमत कहते हैं, अब लोग बांगे दोहल इनको काबिज़ ताकतें कह रहे हैं, यानी कि ये ऑक्यूपाइंग फोर्सेस बन चुकी हैं। सुहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं? सुहेल आफरीदी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मैसिव पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, पब्लिक की अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं, पब्लिक में एक एहसास पैदा कर रहे हैं, लोगों में एक कॉग्निजेंस ला रहे हैं, एक फीलिंग ला रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सियासी शऊर को पब्लिक मोबिलाइजेशन के ज़रिए बेदार करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट नोट करें कि इन जलसों के अंदर ये जो बातें हो रही हैं, इसमें पश्तो ज़ुबान का इस्तेमाल पहले के मुकाबले में बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी वहाँ पे जलसे रैलीज होती रही हैं, उसमें ज़ाहिर पश्तो का इस्तेमाल होता ही था, लेकिन जब लोग जज्बात में आते हैं तो अपनी मादरी जो ज़ुबान होती है, जो उनकी ओरिजिनल ज़ुबान, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, शनाख्त होती है, कोर आइडेंटिटी, प्रिमिटिव आइडेंटिटी जो होती है, जिसको साइकोलॉजी या साइकेट्री में प्रिमिटिव इड भी कहते हैं, वो उसके ऊपर फॉल बैक करते हैं। दो बुनियादी फीलिंग्स होती हैं इंसानों में, देखी गई गुज़श्ता कई सौ बरसों में, जिसके साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं। एक मजहबी शनाख्त होती है, रिलीजियस आइडेंटिटी, दूसरी उनकी कौमी यानी ज़ुबान की, लिसानियत की आइडेंटिटी होती है। पॉलिटिक्स में ये दो बड़े ड्राइविंग फैक्टर हैं, ख़ास करके जो बुनियादी माशरे होते हैं। अमेरिका की तरह का जो माशरा है ये डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट तरीके की फोर्सेस से स्टिच हुई हुई ये आइडेंटिटी पाकिस्तानी आइडेंटिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आइडेंटिटी है वो इन दो बुनियादी शनाख्त के गिर्द घूमती है। एक इसमें लसानियत की होती है, दूसरी मजहबी होती है। पाकिस्तान के जरनैल साहिबान ने अपनी गलतियों से और ब्लंडर से यके बाद दीगरे ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि पाकिस्तान के दो जो पेरिफेरल प्रोविंसेस हैं उनके अंदर अपनी लिसानी कोर आइडेंटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा उठ के सामने आ रही है, उजागर होती चली जा रही है। लोग अपनी कोर आइडेंटिटी के ऊपर फॉल बैक कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात उतने ख़राब हुए नहीं हैं। बलूचिस्तान जिसका मैं भी जिक्र करने वाला हूँ, वहाँ ये कोर आइडेंटिटी जो है बलोच की, वो बड़ी खुल के आपके सामने आ चुकी है। और अब इस स्टेज पे कुछ हमें समझ नहीं आ रही कि इस कोर आइडेंटिटी को आप दोबारा कभी किसी फेडरल आइडेंटिटी के अंदर या नेशनल आइडेंटिटी के कटोरे के अंदर ला भी सकेंगे कि नहीं ला सकेंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब के ऐसा लगता है कि जो मैंने वेबिनार्स अटेंड किए हैं उसमें जो डिस्कशन हुई, जो पहले मेरी डिस्कशन हुई जिसमें आयशा सदीक़ा साहिबा भी थी, जिसमें जुनैद अहमद भी थे, महलका समदानी भी थी, जो कोर्ट पिंक की डिस्कशन थी, उसके बाद जो वर्चुअल जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसे अली मलिक और जबरान इलियास जिसको मॉडरेट कर रहे थे, उन दोनों डिस्कशंस को जब मैं सामने रखता हूँ, उसमें जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ मैंने सुना, जो डायलॉग वहाँ पर हुआ, मुझे ये फीलिंग हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने तरकश के बहुत तीर इस्तेमाल किए हैं
بہت کارڈ وہ پلے کر چکے ہیں, بڑی سکسیسفلی انہیں کارڈز پلے کیے ہیں, لیکن ایک بار پھر جنرل عاصم منیر ایک بند گلی میں آتے چلے جا رہے ہیں. اب تک کے جو کارڈز انہوں نے استعمال کیے, پہلا بڑا پتا جو انہوں نے پاکستان کی سیاست کے, پاکستان کی فوج کے, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی میڈیا پہ کھیلا, اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر کھیلا, فوج کو اس میں پھنسا دیا, وہ مئی 9 کا پتا تھا. دوسرا انہوں نے 26 نومبر کا قتل عام کروایا. تیسرا انہوں نے یہ جو اس سے پہلے 8 فروری 2024 کے جو انہوں نے الیکشن کروائے وہ ان کا ایک پتہ تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے 2 آئینی ترمیم کر دیں, 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, سپریم کورٹ سے جان چھڑا لی, ہائی کورٹ سے جان چھڑا لی, یہ سب وہ پتے کھیل چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ کھیلا, اب وہ اسرائیل کا پتہ کھیل رہے ہیں, وہ پیس بورڈز کا پتہ کھیل رہے ہیں, وہ ISF کا پتہ کھیل رہے ہیں, وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ کا پتہ کھیل رہے ہیں, وہ ایک ملٹری ایکسپورٹ پاکستان کو اکانومی بنانا چاہتی ہیں. وہ سب پتے کھیل چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی غیر مقبولیت میں اور ان کے بارے میں جو اسٹرانگ فیلنگز لوگ رکھتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جنرل صاحب ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ 2026 کے شروع میں ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد جنرل صاحب کون سا پتہ جو ہے یہاں پہ کھیلنے والے, اور ہر موو جو اب تک ہے پاکستان کے جنرل صاحبان کی, وہ پاکستان کی ریاست کو اور اس کے وفاقی ڈھانچے کو کمزور سے کمزور کرتی چلی جا رہی ہے. اب آپ بلوچستان کے اوپر آ جائیں گے. بلوچستان جو ہے اس میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے جو واقعات ہوئے اور اس کے اوپر جو ریئیکشن, رد عمل اور انالیسس آ رہا ہے, اس کو دیکھ کے ہم بہت آسانی سے بغیر ایگزیجریشن کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ اس رجیم کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے اس کی شکل وہ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ محسن نقوی صاحب نے, ان کے اور جو منسٹرز ہیں حکومت کے, انہوں نے اور DG ISPR نے ہمیں یہ بتایا کہ جو حملہ کیا ہے BLA نے یہ بہت بری طرح سے ناکام ہو گیا. لیکن اب دنیا بھر سے, پاکستان کے اندر سے بھی اور دنیا بھر سے جو ریئیکشن اور رد عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے, وہاں پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن یا ایک دہشت گرد تنظیم ہو, وہ 12 شہروں پہ ایک کوارڈینیٹڈ ایک ہی وقت کے اوپر ملٹیپل کوارڈینیشن حملے کرے, جن میں آپس میں کوارڈینیشن ہو, جو جڑے ہوئے ہوں, ایک وقت میں پلان کیے جائیں, ٹاؤن سینٹرز کے اوپر آ کے کئی گھنٹے وہ لوگ قبضہ کر لیں آپ کے شہروں کے درمیان میں, پولیس لائنز کے اوپر حملہ کر دیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کے ڈسٹرکٹ آفیسز پہ حملہ کر دیں, آپ کے ہاسپٹل کے اندر گھس جائیں, سرکاری دفاتر میں گھس جائیں, آپ کی جو FC ہے, آپ کی پیراملٹریز کے بیس کیمپس کے اوپر حملہ کر دیں, آپ کی ریزیڈینشیل کمپلیکسز پہ حملہ کر دیں. ایسی بھی فوٹیج ریلیز ہوئی ہے کہ سرکاری دفاتر کے اندر ملیٹنٹس جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں, وہاں سے تصویریں اتار کے نیچے پھینک رہے ہیں, آپ کی ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنرز کو اغوا کر لیں. خبریں یہ بھی ہیں کہ بعض جگہوں پہ انہوں نے ایون فوجی جو جوان ہیں ان کو انہوں نے اٹھا لیا ہے. تو اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ یہ حملہ ناکام ہو گیا ہے, یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. جو چیز اس میں عجیب زیادہ سمجھنے والی ہے کہ آپ کا انٹیلیجنس سسٹم جو تھا ISI کا, وہ بہت بری طرح سے ناکام ہوا ہے. بیکاز یہ کوئی ایک جگہ پہ حملہ نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ چھپ کے ہو گیا ہے. اتنے بڑے کوارڈینیٹڈ حملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 100 لوگ مار ڈالے, کل کہہ رہے تھے ہم نے 92 مار ڈالے, اب کہہ رہے ہیں کہ 108 مار ڈالے, اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں ملیٹنٹس آرگنائز ہوئے, ان کے درمیان میں کتنی کمیونیکیشن تھی, ان کے کتنے گروپ اور ٹیم لیڈرز ہوں گے, وہ کس طرح سے آپس میں بات چیت اور کمیونیکیشن کرتے رہے, کیسے انہوں نے ساری کی ساری ٹائمنگ کو کوارڈینیٹ کیا. اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے جب وہ 31 جنوری کو یا کی صبح یہ سب کچھ کرتے ہیں یا 1 فروری کی سب کچھ کرتے ہیں, اور اس دن کی بھی بڑی خاص سگنیفیکنس ہے, میں بھی آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کے ویلاگرز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, جو یوٹیوب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, جو فیس بک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, جس کو ٹویٹر سے فرصت نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ BLA والے کتنا بڑا کوارڈینیٹڈ ملٹیپل لوکیشن حملہ جو ہے وہ پاکستان کے اتنے بڑے صوبے کے اوپر کرنے والے ہیں. تو اس سے تو آپ کو صرف انٹیلیجنس فیلئر کا پتہ چلتا ہے, آپ کو اس سے BLA کے فیلئر کا نہیں پتہ چلتا. جس چیز کو فوٹیج سے بہت لوگوں نے غور سے دیکھا کہ کیسے یہ جو ملیٹنٹس تھے BLA کے, یہ جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں, جس کو امریکہ دہشت گرد کہتا ہے, ان کو کیسے جگہ جگہ پبلک نے ویلکم کیا. پبلک ان سے خوفزدہ نہیں تھی, یہ پبلک سے خوفزدہ نہیں تھے, یہ پبلک میں گھل مل گئے یا آرام سے کھڑے ہوئے تھے. ان کو کوئی اسے کہتے ہیں پوچھنے والا نہیں تھا, یہ بالکل خائف نہیں تھے کہ ان کو کچھ ہو جائے گا. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی ہی جگہ پہ آئے ہیں, اور پبلک ایسے ان کو ٹریٹ کر رہی تھی جیسے وہ ان میں سے ہیں اور یہ ان کے لبریٹرز ہیں. ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں, پبلک ان کو ٹریٹ کر رہی تھی کہ یہ ان کے لبریٹرز ہیں یا ان کے کوئی مجاہد ہیں. ایک ایسی بھی مطلب چیزیں ہوئی ہیں کہ بلوچ MNA کوئی یا بلوچ حکومت کا منسٹر اگر کہیں پھنس گیا ہے سڑک میں ان ملیٹنٹس میں, انہوں نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا, پہچانا کہ ان میں سے ہے, بلوچ ہے, سلوٹ مارا اور اس کو انہوں نے جانے دیا. یہ بڑے خطرناک قسم کے سمبلز ہیں. ایک بہت ہی خطرناک جو اس میں ایک چیز نوٹ کریں جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس تاریخ کی بھی ایک خاص سگنیفیکنس ہے. دنیا کی تاریخ میں 20ویں صدی کی تاریخ میں جو وار آف لبریشنز ہیں, اس تاریخ کے اندر سوری فار دس جو 20ویں صدی کی تاریخ ہے, اس میں آپ کو آئی ایم سوری فار دس, اس میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ٹیٹ اوفینسو, TET ٹیٹ اوفینسو.
اور یہ टेट ऑफेंसिव किया था वियतकॉन्ग, जो वियतकॉन्ग नॉर्थ वियतनामीज जो वियतकॉन्ग गोरिल्लास है ना, उन्होंने साउथ वियतनामीज आर्मी और अमेरिकन के ऊपर 31 जनवरी 1968 में ये ऑफेंसिव किया था। एक सरप्राइज ऑफेंसिव उन्होंने किया था जो इसी तरह से मल्टीपल डायरेक्शंस में था, मल्टीपल लोकेशंस में था, कोऑर्डिनेटेड था, जिससे टेट ऑफेंसिव कहते हैं, जिससे वियतनाम की जंग की डायरेक्शन बदल गई थी। जिस चीज़ को अभी किया है बीएलए ने, जिसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ने हमें ये बताया कि ये एक्चुअली, सॉरी आई अपोलोजाइज, सॉरी फॉर दिस, मैं अक्सर अपना फ़ोन जो है वो बंद करके रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन ये खुला रह गया और या जो भी साहब थे वो बंद ही नहीं कर रहे थे फ़ोन को, बार बार कॉल कर रहे थे। देखिए कि जो 31 जनवरी 1968 का टेट ऑफेंसिव था वियतनाम की हिस्ट्री में, इसकी दुनिया की तारीख में बड़ी अहमियत है, वॉर ऑफ लिबरेशन के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। हमें मोहसिन नकवी साहब ने, ISPR ने, तमाम मिनिस्टर्स ने एक दिन पहले ये बताया, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात कही थी कि वो कहते हैं कि ये इन्होंने डेस्परेशन में हमला किया, बिकॉज इस पूरे हफ्ते से, ये एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कहते हैं कि इन्होंने बीएलए ने जो हमला इसलिए किया है कि पिछले एक हफ्ते से हम इनको मसलसल मार रहे थे, सिर्फ एक दिन पहले हमने इनके 41 या 44 लोग जो हैं उनको हमने हलाक कर डाला, तो ये डेस्परेशन होके, फंस के, परेशान होकर हमने हमला किया। अब हमें ये बात समझ आती है कि ये सरकारी बयानियाँ बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है, बिकॉज जिस किस्म का हमला बीएलए ने किया है बलूचिस्तान के अक्रॉस, इस पे उन्हें कई दिनों या हफ्तों की मेहनत करनी पड़ी होगी, इसमें उनकी बहुत कोऑर्डिनेशन है, इसमें उनकी बहुत सी कम्युनिकेशन है। इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जैसे हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि इनको बैरूनी सपोर्ट हासिल है, अगर इनको वाकई कोई हिंदुस्तानी सपोर्ट हासिल थी तो फिर इसमें उनकी एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन भी होगी, तो ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था। तो ये कहना कि नहीं, ये इन्होंने इसलिए अटैक हम पे कर दिया है कि पिछले 24 घंटे से, ये 3 दिन से, ये 2 दिन से हम इनके ऊपर अटैक्स कर रहे थे, आपके अटैक्स के जवाब में वो इतना कोऑर्डिनेटेड हमला नहीं कर सकते। यहाँ जो चीज़ ज़्यादा समझ आ रही है कि इन्होंने जो हिस्टोरिक टेट ऑफेंसिव है उसको इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, ताकि इसके ऊपर टेट ऑफेंसिव की तरह का वेस्टर्न मीडिया के अंदर एक नैरेटिव जो है वो बिल्डअप किया जा सके। जबकि हम ये इल्ज़ाम लगाते ही हैं कि इनके पीछे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, तो फिर ये जहन में रखिए कि हिंदुस्तान के पास नैरेटिव शेपिंग की भी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। अभी वो धुरंधर के पता नहीं क्या फिल्म हमने देखी है, वो भी एक नैरेटिव शेपिंग का बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। इससे पहले मैंने बलूचिस्तान के हवाले से हिंदुस्तानी एक फिल्म देखी थी, पता नहीं बार्ड ऑफ ब्लड ऑफ ये समथिंग लाइक दिस, बहुत साल पहले मैंने नेटफ्लिक्स में देखी थी। अब आप ये समझें कि इसके ऊपर भी एक नैरेटिव जो है वो शेप होगा बहुत जल्दी, जो आपको अखबारों की शक्ल में भी नज़र आएगा, आपको वीडियो की शक्ल में भी नज़र आएगा, और हो सकता है इसके ऊपर कोई फिल्म जो है वो बन जाए। तो ये हरगिज़ जो है ये रिएक्टिव रिस्पॉन्स उनका नहीं था, ये एक बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की आप चीज़ लग गई। एक इसमें बड़ी ख़तरनाक चीज़ हुई है। अच्छा, मुझे ये भी शक है कि चूँकि इन्होंने जिस तरह का हमला किया है, ये बिल्कुल एक मिलिट्री स्टाइल का गुरेला हमला था। इसके बाद मगरबी मीडिया, अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोप का, इनको दहशतगर्दों से ज़्यादा एक इंसर्जेंट बागियों की शक्ल में देखने लग जाएगा, बिकॉज ये हमला एक बागियों का हमला था। ये वो दहशतगर्दी का उस किस्म का हमला नहीं था जिसमें आप आते हैं किसी बैंक को उड़ा देते हैं या खुदकुश हमला करते हैं, उस किस्म का हमला नहीं था। ये खालिस्तान एक फ़ौजी स्टाइल का हमला था, जिसको वॉर ऑफ लिबरेशन के खाते में आप डालेंगे। अब इसमें आप प्रॉब्लम ये देखें कि एक वीडियो जो है, अच्छा एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि बलोच जो हैं वो सुन्नी हैं और बेसिकली सेकुलर समझे जाते हैं, और मगरब के ज़राए अबलाग को जो सेकुलर किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, जो इंसर्जेंट होते हैं कहीं पे, उनसे उनको बड़ी नेचुरल किस्म की एफिनिटी या हमदर्दी होती है। एक और प्रॉब्लम देखें कि एक वीडियो हमने देखी है, ट्विटर के ऊपर चल रही है, जिसमें एक यंग बलोच खातून जो है, जो स्माइल कर रही है, जो हंस रही है, जो किसी भी तरह से डिप्रेस नहीं लग रही है, उसने हाथ में एक ऑटोमेटिक वेपन पकड़ा हुआ है जिसका नाम हमें बताया जाता है कि हवा बलोच है, और फिर हमें बताया जाता है कि ये हवा बलोच के मार्टर होने से पहले, यानी वो इसी हमले में हवा बलोच मारी गई है, और ये उसके 12 घंटे की पहली वीडियो है जिसमें वो बरोही ज़ुबान में, ये बलोची ज़ुबान के अंदर अपना एक मैसेज जो है वो दे रही है। यानी अब इस तहरीक को, जो पहले एक ट्राइबल इंसर्जेंसी थी और किसी हद तक रिमोट थी, अब उसने एक नेशनल रेजिस्टेंस वॉर की शक्ल इख्तियार कर ली है, और उसमें औरत का आना और औरत का उसमें मारे जाना, उसका एक हीरोइन बन जाना जो है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे GHQ के थिंकर्स, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को बहुत गौर से देखना चाहिए कि इसके अंदर से अब किस किस्म का नैरेटिव जो है वो शेप होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वे फॉरवर्ड हमारे सामने क्या है। मुझे ये मैंने बड़ा सोचा इससे पहले, ये अपने पॉइंट्स लिखने से पहले, सोचने की कि मैं क्या कहूँ। कई दफ़ा होता है ना कि आप कुछ कहना चाहते हैं, पॉजिटिव बात करना चाहते हैं, लेकिन यकीन माने अगर मुझे मंतकी बात करनी है, लॉजिकल बात करनी है, तो मेरा दिमाग फटता है, मुझे समझ नहीं आती कि इस स्टेज पे बलूचिस्तान पे पॉजिटिव वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है। बिकॉज पाकिस्तान के इदारे मसलसल ये सोच रहे हैं कि हमारे क्रैकडाउन आफ्टर क्रैकडाउन से, सख्ती करने से, लोगों को मार डालने से, बार बार हमें बताते हैं हमने 100 लोग मार डाले, इतने लोग मार डाले, 40 मार डाले, 35 मार डाले, ये बार बार इसको एक नंबर गेम के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, और होना तो ये चाहिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि एंगेजमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। लेकिन अब बलोच इंसर्जेंट्स के साथ एंगेजमेंट का और डायलॉग का बेसिकली केस क्या होगा?
کیا ہمارا ایک بیسس ہوگا, کیا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا ہو سکتا ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں جس حد تک صورتحال جا چکی ہے, اس میں کیا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. آخرکار ہم نے بلوچستان کو گیو اپ تو نہیں کیا, ہم یہ سوچنے کو تیار تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہمارے پاس آپشن ہے. کیا بلوچستان الگ ہو جائے گا, یا بلوچستان ایسا ہی رہے گا, وہاں پہ ہمیشہ یعنی قیامت تک اسی طرح سے مار دھاڑی رہے گی. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بلوچ انسرجن کی گھر واپسی جو ہے, ان کو پاکستان کی فیڈریشن کے اندر لانے کے لیے, انٹائس کرنے کے لیے کیا چیز ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو بلوچستان میں صلح کی ایک بنیاد جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے. وقت بہت ہو گیا, پھر میں اگلی کسی ویڈیو میں ملک میرا فوج بھی میری, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. ابھی اتنا ہی. تھینک یو.